नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेवाड़ इतिहास। और इस मेवाड़ के जितने भी राजवंश हुए हैं, चाहे गुहिल हो या सिसोदिया हो, इस राजवंश से संबंधित राजस्थान के जितने भी PYQ प्रश्न बनते हैं 1992 से वर्तमान तक, उन सभी प्रश्नों को अपन डिटेल से आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है 2 से 3 कक्षा में कंप्लीट हो। तो आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। ब्राह्मण उत्पत्ति की, गुहिल जो है वो ब्राह्मणों की उत्पत्ति के विरुद्ध है। तो ऐसा विद्वान कौन था? ऑप्शन 1 GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा या JN आसोपा। तो सही उत्तर हो जाएगा GH ओझा, यानी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है ये विरुद्ध थे ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत। गुहिल जो है वो ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध ये थे। अब क्या है कारण, इसके संदर्भ में देखिए व्याख्या अगर देखें तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, जबकि DR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश मानते हैं। देखिए, बाकी जो तीनों हैं, तीनों के तीनों ब्राह्मण वंश स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कहते हैं ये तो सूर्यवंशी क्षत्रिय है। अगला प्रश्न देखिए, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 24, 36, 42 या 20। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नैणसी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। मुहणोत नैणसी ने अपनी मुहणोत नैणसी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मंडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। अगला प्रश्न देखिए, बप्पा रावल का मूल नाम था? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अलट, गुहादिव्य, कालभोज या महेंद्र II। तो सही उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल की बात करें तो 734 से 753 ईस्वी के अंदर है और इनका मूल नाम था कालभोज और इन्हें बप्पा रावल की उपाधि थी इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली। अतः ही से गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो बप्पा रावल या मूल नाम था कालभोज को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो वही बप्पा रावल ही होंगे, जो संस्थापक थे वही पहले राजा थे। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? नागभट्ट, मानमोरी, भिल्लुका या कक्कुका। तो बाद में बप्पा रावल के द्वारा मारा गया था वो था मानमोरी। मानमोरी को हराकर ही बप्पा रावल ने गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो सही उत्तर हो जाएगा मानमोरी मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? ऑप्शन 1 चंदेल, चौहान, गुहिल या परमार। तो रतन सिंह जो है ये गुहिल वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जेत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। तो जेत्र सिंह के बाद में तेज सिंह आया था, समर सिंह उसके बाद में आया था, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह सही है और तेज सिंह और जेत्र सिंह नहीं। सब पहले जेत्र सिंह आया था 1213 में। जेत्र सिंह पहले आया था, फिर तेज सिंह था और फिर समर सिंह था, ये भी सही है। तेज सिंह सबसे पहले नहीं आया था, तो असत्य हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा।
देखिए मेवाड़ के जो जेत्र सिंह हैं जिनका कार्यकाल था 1213 से 1253, फिर आए थे तेज सिंह 1253 से 73, फिर आए थे समर सिंह 1273 से 1302, और उसके बाद में हमीर 14वीं पीढ़ी में क्षेत्र सिंह, लक्ष्मण सिंह या लक्ष्य सिंह और मोक्कल और कुंभा, ये इनका कार्यकाल था। अगला प्रश्न देखिए, जेत्र सिंह था, JN 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो जेत्र सिंह जो है वो मेवाड़ का शासक था, ऑप्शन नंबर 2। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालानुक्रम है। हमीर, हाँ हमीर था, हमीर के बाद में क्षेत्र सिंह था, उसके बाद में लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा था, उसके बाद में लाखा का पुत्र मोक्कल था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही दिख रहा है। देखिए इसमें क्षेत्र सिंह, उसके बाद में हमीर नहीं था, असत्य हो जाएगा। लक्ष्य सिंह पहले नहीं आया था, ना मोक्कल सबसे पहले आया था। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी यानी एके और मेवाड़ के जो वासी थे उनके बीच में चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567, 1303, 1534 या 1467। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, घेराबंदी की थी। ऐसा माना जाता है कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया और लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रत्न सिंह को बंदी बनाया गया। गोरा पद्मिनी का जो चाचा था और बादल जो पद्मिनी का भाई था द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत रानियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा था। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपमती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया था। और ज्ञातव्य है कि साक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे और जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में किया है। अगला प्रश्न देखिए, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? यानी चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था 1303 में, उसका वर्णन है अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक में या कौन सी रचना में किया है? खजाइन उल फतूह है, नूर ए सिपेहर है, मिफ्ता उल फतूह है या तुगलक नामा? तो सही उत्तर हो जाएगा खजाइन उल फतूह है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? जियासुद्दीन बरनी, ईसामी, मिंजहाज उस मिसियाज या अमीर खुसरो? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वो था अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, तो वो उस समय 1303 में रूपमती रानी थी अपनी, कौन सी? पद्मावती, जो अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी और जिसी के कारण वह युद्ध लड़ा गया था 1303 में जो जौहर हुआ था। और इसके अलावा साका हुआ था राजस्थान का दूसरा साका और मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था। अगला प्रश्न, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल भाई और चाचा किसकी सेना में युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फतेह खान? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में वीरगति को प्राप्त हुए थे युद्ध लड़ते हुए। अगला प्रश्न, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो पद्मिनी की रक्षा की थी। उससे अगला प्रश्न देखिए, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या खिजराबाद? तो 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हमीर? तो राणा हमीर जो है वो वंशज बने थे। राणा हमीर की बात करें तो 1326 से 1364 ईस्वी इन्हें मेवाड़ के उद्वारक और सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, गुहिल नहीं सिसोदिया का।
हमीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के सादृश्य कहा है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये महाराणा हमीर को दी गई थी, ऑप्शन नंबर 1। अगला, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो महाराणा हमीर को कहा जाता है। अगला, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था, क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या कुंभा या कुंभकर्ण जिसको बोला जाता है। तो चांदी की खान जेवर में लक्ष्य सिंह यानी महाराणा लाखा के समय में निकली थी। महाराणा लाखा के राजस्व काल में जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकली, जिसका चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा और राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि भी हुई थी। मगरा जिले में था, ये लिखा हुआ है राजस्व में, मगरा जिले में। अगला, सूड प्रबंध के लेखक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रताप, महाराणा सांगा, राज सिंह या कुंभा। तो कुंभा को माना जाता है सूड प्रबंध के लेखक। सूड प्रबंध की बात करें तो कुंभा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामोल्लेख है। इसे रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ कह सकते हैं, सूड प्रबंध को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको दिया जाता है शासकों में से, महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप या महाराणा राज सिंह। तो बौद्धिक और कलात्मक उन्नति जो है वो महाराणा कुंभा के समय में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1। क्यों हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडी सप्तक की व्याख्या यानी टीका एवं संगीत रत्नाकार की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनमें उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। उन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन और अंतिम भाग महाराणा कुंभा के वैतनिक कवि कन्ह व्यास ने लिखा था, इसकी रचना भी की। महाराणा कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज रतिसार जिसमें 7 अंग है, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश, हरिवार्तिक, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। ऐसा अगला प्रश्न देखिए, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, सूड प्रबंध भी है और रसिक प्रिया भी है। इसका मतलब चारों के चारों ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 4, चारों के चारों ग्रंथ जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, सुधा प्रबंध किसने लिखी, नाथा, मंडन, कुंभा या गोविंद। तो सुधा प्रबंध जो है ये कुंभा ने लिखी थी, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कला निधि। तो महाराणा कुंभा के देखिए संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है और सुधा प्रबंध भी है, कला निधि इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की। नृत्य रत्न कोश की रचना भी महाराणा कुंभा ने की थी। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृति है, नीचे दिए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ, वास्तु मंजरी। तो चंडी शतक इनकी है और सुधा प्रबंध भी इनकी है, राजवल्लभ नहीं है और वास्तु मंजरी भी इनकी पुस्तक नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला, कौन सी महाराणा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, संगीत रत्नाकर जो है, संगीत रत्नाकर ये इनकी पुस्तक नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, महाराणा
कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, एकदम सही है। संगीत प्रेमी थे, एकदम सही है। ये मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी बात सही है। ये स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, नहीं सा, ये स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता तो थे ही, लेकिन ये स्वयं भी विद्वान थे। हाँ, अगर विद्वानों के आश्रयदाता की अगर बात आती है तो उपाधि आती है कवि बांधव या कटी बांधव, कवि बांधव या कटी बांधव। बताइए ये उपाधि किसकी है? जिसका तात्पर्य क्या होता है? कटी बांधव का अर्थ होता है विद्वानों का आश्रयदाता। किसको कहा जाता है विद्वानों का आश्रयदाता? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हाँ जी, विद्वानों का आश्रयदाता चौहान वंश का एक शासक है। किस वंश का है? चौहान वंश का प्रथम नहीं, सबसे प्रतापी शासक है चौहान वंश का, जिसको विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है, जिसने सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, हरिकेली नाटक की रचना उसने की थी, जिसका नाम है क्या? विग्रह राज चतुर्थ। कौन सा राज? विग्रह राज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? विद्वानों का आश्रयदाता। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9 या 5? तो संगीत राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ है। साहित्य शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में रत्नकोश में विभाजित किया गया है। इसमें 5 भाग कौन कौन से? एक तो पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। यानी आपको इतना याद रखना है, पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस, ये 5 रस है, 5 रत्नकोश है। रत्नकोशों को उल्लासों में एवं उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षणों में विभक्त है। इस ग्रंथ के पाठ्य रत्नकोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता, संगीत राज। संगीत राज जो है ये कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा। तो संगीत मीमांसा जो है यह कुंभा के द्वारा रचित नहीं, संगीत राज, राजवल्लभ और रसिक प्रिया तीनों के तीनों इसकी रचना है। अगला देखिए, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ में देखिए रूप मंडन, जो शिल्पी थे जिसका नाम था मंडन, उसने ग्रंथ लिखे थे रूप मंडन, जिसकी विषय वस्तु थी मूर्ति कला विषयक, और इसमें 6 अध्याय है। देव मूर्ति प्रकरण, जिसको रूपावतार कहा जाता है, मूर्ति निर्माण और प्रतिमा स्थापना 8 अध्यायों में विभक्त है। वास्तु मंडन वास्तुकला से संबंधित है। वास्तु सार दुर्ग भवन नगर निर्माण राजप्रसाद से संबंधित है। कोदंड मंडन यानी धनुर्विद्या से संबंधित है। अंत में अगर मंडन हो केवल वास्तु सार को छोड़ करके वो सभी मंडन के ग्रंथ हैं। तो कोदन मंडल में धनुर्विद्या है, और शाकुन मंडल में सगुन अपशगुन के संदर्भ में है। वैद्य मंडल में व्याधियाँ और निदान के संदर्भ में है। प्रसाद मंडल में देवालय निर्माण कला है, और राजवल्लभ मंडल जो है इसमें सामान्य नागरिकों के आवासीय ग्रहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन है, जो 14 अध्यायों में उल्लिखित है। अगला प्रश्न, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? रूप मंडन का संदर्भ मूर्ति कला से है सर। अगला प्रश्न, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण और वास्तुकार। तो चारों के चारों की रचना मंडन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन है, रूप मंडन भी है, वास्तु सार मंडन भी है, कला मंडन इनका उल्लेखित रचित ग्रंथ नहीं है। अगला, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रत्नकोश।
रसिक, प्रिया और सुधा प्रबंध तीनों के तीनों है, लेकिन काल निधि महाराणा कुंभा की रचना नहीं है, क्योंकि जो काल निधि है ये मंडन के पुत्र थे गोविंद, इसने काल निधि की रचना की थी। उद्वार गौरणी की रचना की, द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। काल निधि देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित है, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांगों में के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियां दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो वो है अपने महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियों में देखिए अभिनव भट्टाचार्य, जिसको नव्य भारत कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई थी उपाधि, और नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भारत भी कहा जाता है। हाल गुरु महाराणा कुंभा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण ये उपाधि प्रदान की गई थी। और राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता के कारण इसको राजगुरु कहलाते। तोडरमल कुंभा को हयेश यानी अश्वपति, हस्तीस यानी गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने के कारण तोडरमल इनको कहा गया। नाटक राज का कर्ता यानी नाट्य राजकर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण कहलाए थे। राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को प्रदान की गई उपाधि राणो रासो। हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई थी। शैल गुरु, शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदी केशवावतार यानी नंदीकेश्वर के मत के अनुसार करने के कारण कहलाए। उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक और सुर ग्रामणों, निरंकुश, निर्भय आदि उपाधियां भी दी गई थी। अगला प्रश्न, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा हमीर या राणा कुंभा? तो महाराणा कुंभा की ये सभी की सभी उपाधियां थी। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।